प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, अर्थात उसका आशय क्या है, उसके कौन कौन सी अवधारणाएं, कितने प्रकार हैं उसके, और उसके गुण और दोष क्या है, और वर्तमान में प्रजातंत्र का क्या स्वरूप है। इन सारे विषयों को हमने विस्तार से जाना। आज हम इसी क्रम में तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं, इसका आशय क्या है और इसके प्रकार क्या है, और आगे के वीडियो लेक्चर्स में इसके गुण, दोष, इसके लक्षण, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं। यहाँ मैं दो शब्दों को और स्पष्ट करना चाहूँगा। एक होता है तानाशाही और अधिनायक तंत्र, और एक शब्द कई बार हम पढ़ते हैं सर्वहारा पर। सर्वहारा तंत्र और अधिनायक तंत्र और तानाशाही, इनका मूल आशय क्या है। यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से जाएं तो तानाशाही और अधिनायक तंत्र का एक आशय ये निकल के आता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक वर्ग का शासन होता है और वो कानून से ऊपर होता है, और वो अपने खुद के स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए मनमर्जी पूर्वक अपने शासन को स्थापित करता है, उसका संचालन करता है। अर्थात जनता के अधिकारों के इसमें कहीं कोई चर्चा आमतौर पर नहीं की जाती। वहीं जो टोटलिटेरियन सिस्टम है, सर्वहारा तंत्र जो व्यवस्था है, उसमें ये माना गया है कि वो भी एक प्रकार का अधिनायक तंत्र जैसा ही स्वरूप है, लेकिन उसमें जो शासक है वो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रत्येक पक्ष जीवन का जो होता है उसको वो नियंत्रित करता है और उसको संचालित करता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में अवधारणा के तौर पर हम आज अधिनायक तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अधिनायक तंत्र से वास्तव में आशय क्या है, हम पहले ये जानेंगे। आधुनिक युग को वैसे लोकतंत्र का युग कहा जाता है, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर में जाना, परंतु शायद सत्य बात है कि यह युग अधिनायक तंत्र का युग बनता जा रहा है। यदि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो हमें ये स्पष्ट होता है कि जो प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं उनका पूरी दुनिया में ह्रास हो रहा है, वो समाप्त होते जा रहे हैं। प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं वो विशुद्ध रूप से बहुत कम देशों में लागू हो रहे हैं, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए। यद्यपि हमने लोकतंत्र का मूल्यांकन करते समय यह निष्कर्ष निकाला है कि सुदूर भविष्य में लोकतंत्र व्यवस्थाएं ही लोकप्रिय होंगी। फिर भी आज दुनिया के अनेक राज्य लोकतंत्र शासन मॉडल के प्रतिकूल तानाशाही व्यवस्था में जकड़े हुए दिखाई देते हैं। लैटिन अमेरिका को ले लें, अफ्रीका को ले लो, या एशिया महाद्वीप के अनेक राज्यों में आजकल निरंकुश व्यवस्थाओं का ही बोलबाला देखने को मिलता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन महाद्वीपों में जहाँ जहाँ लोकतंत्र व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, पर उनमें भी निरंकुशता के बीज जमते जा रहे हैं। लोकतंत्र व्यवस्था के समान अधिनायक तंत्र के भी कई अर्थ, कई रूप हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने जब लोकतंत्र को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसकी परिभाषा, उसका आशय को देख रहे थे, तब हमने उसके विभिन्न जो दृष्टिकोण थे, विभिन्न प्रकार थे, उन पर हमने प्रकाश डाला था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र के भी कितने प्रकार हैं, क्या स्वरूप हैं उनके। संक्षेप में हम इसके अर्थ, उद्देश्य व लक्षणों की विवेचना करेंगे। अधिनायक तंत्र किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहता है, परंतु प्राचीन समय में इसका अर्थ आजकल के अर्थ से पूर्णतया भिन्न था। स्पष्टता के लिए हम अगर स्पष्टता के कहें कि हम अधिनायक तंत्र के प्राचीन और अर्वाचीन अर्थों का पृथक पृथक विवेचन करके समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले अधिनायक तंत्र का आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके आधार पर हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। अधिनायक तंत्र कोई आधुनिक प्रणाली नहीं है, बल्कि अत्यंत प्राचीन प्रणाली है, क्योंकि प्राचीन रोम में भी यह व्यवस्था विद्यमान थी। अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र के बिल्कुल विपरीत, इसमें शासन की सत्ता एक व्यक्ति के पास होती है,
और वह राज्य सत्ता का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करता है, जो मैंने अभी बताया, और तब तक वह अपने पद पर बना रहता है जब तक शासन की शक्ति उसके हाथ में रहती है। प्राचीन काल में सेना का जो उच्च अधिकारी होता था वो अधिनायक बनते थे। वैसे अधिनायक तंत्र का जो अंग्रेजी शब्द है जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, ये इसका हिंदी रूपांतरण है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किंतु मूल रूप में अधिनायक तंत्र का अर्थ वह नहीं था जो अर्थ अब हम समझते हैं। रोमन साम्राज्य में संकटकालीन जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती थीं, उसमें त्याग व कानून बनाए रखने के लिए विशिष्ट अतिथियों के जिन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता था उन्हें अधिनायक कहा जाता था। इस प्रकार मूल रूप में अधिनायक शब्द का अर्थ आदेश देने वाला, वन हु गिव्स ऑर्डर, तथा उससे आजकल जैसे दुर्भाव का बोध नहीं होता है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सत्ता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है और वह व्यक्ति संपूर्ण सत्ताधारी होता है। उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन नागरिकों को करना उसका कर्तव्य होता है। एल्फ्रेड कॉवन के अनुसार यदि हम उसके अधिनायक तंत्र को परिभाषित करें तो वो कहते हैं कि अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्यतः उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया हो, अपितु बल प्रयोग तथा जन सहमति दोनों से और साधारणतः दोनों के योग से प्राप्त किया हो। उसके पास निरंकुश प्रभुसत्ता होनी चाहिए, अर्थात समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत उसकी इच्छा में होना चाहिए और यह क्षेत्र में असीमित होना चाहिए। उसे इस शक्ति का प्रयोग स्वच्छंदता पूर्वक कानून के रूप में नहीं वरन आदेश के रूप में करना चाहिए और अंत में यह किसी सत्ता के द्वारा सीमित ना हो, क्योंकि ऐसी सरकारें निरंकुश राज्य के लिए असंगत होती हैं। वस्तुतः अधिनायक तंत्र से ऐसे स्वेच्छाचारी शासन का बोध होता है जो स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ अत्याचारी भी होते हैं। आइए अब हम अधिनायक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से इसके दो स्वरूप हैं, एक होता है प्राचीन अधिनायक तंत्र और दूसरा हम कई बार परिभाषित करते हैं अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं पहले उसे समझते हैं। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था या तो विशेष संकटों व सफलता से मुकाबला करने के लिए या लोक कल्याण के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती थी। रोमन साम्राज्य में संकट के समय वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। संकट का सामना करने के लिए इन अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियां दी जाती थी और इन्हें हम अधिनायक कहते थे। इन्हें अधिनायक के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि उन्हें आदेश देने की असीम शक्तियां थीं। रोम में अधिनायक को संकट का सामना करने के लिए सर्वोच्च शक्तियां सौंपी जाती थी। संकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता था। वस्तुतः रोमन अधिनायक तंत्र एक अस्थायी प्रयोग हुआ करता था। उस समय अधिनायक तंत्र स्थायी शासन व्यवस्था नहीं थी। केवल इमरजेंसी सिचुएशंस को उनका सामना करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए ये अधिनायक व्यवस्था क्रिएट की जाती थी और जैसे ही वो इमरजेंसी समाप्त होती थी अधिनायक तंत्र समाप्त हो जाता था। अधिनायक का कानूनी या विधि से चुनाव होता था तथा वह अत्याचारी ना बन जाए इसलिए उस पर कानूनी मर्यादा भी रहती थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र में जो मूल लक्षण पाए जाते थे वो थे कि अधिनायक पर कानूनी नियंत्रण रहता था, उसका लक्ष्य लोक कल्याणकारी था, अधिनायक को वैधता प्राप्त रहती थी, अधिनायक उत्तरदायी था, समस्त शक्तियां अधिनायक में निहित होती थी। एमिलिया के शासक फेरिनी ने 1859 में और सिसिली के शासक गैरीबाल्डी ने 1860 में अपने को इस प्रकार के अधिनायक घोषित किया था। तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीन अधिनायक तंत्र का स्वरूप क्या हुआ करता था, जो एक टेम्परेरी होता था, जो अस्थायी संकटकालीन जो परिस्थितियों का सामना करने के लिए
और जनता के हितों की रक्षा के लिए और उस संकट का समाधान निकालने के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था क्रिएट की जाती थी। लेकिन अर्वाचीन जो नूतन अधिनायक तंत्र है, जो अर्वाचीन अधिनायक तंत्र है, उसमें इसका आशय काफ़ी परिवर्तित हुआ। आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र से स्वेच्छाचारी व अत्याचार का बोध होता है। इसमें सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। आधुनिक जो अधिनायकों को राष्ट्रीय संकट के समय नहीं चुना जाता, वरन वे प्राय आकस्मिक राज्य क्रांति के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति का आधार और शक्ति बल प्रयोग होता है और ना वे किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अधिनायक तंत्र में जो अर्वाचीन अधिनायक तंत्र है, उसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है और वह स्वयं राज्य का अपने आप को मूर्त समझता है। एलन बॉल जो विचारक रहे हैं, उन्होंने अपनी एक प्रमुख पुस्तक थी आधुनिक राजनीति और शासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप माने। पहला है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। कौन से दो रूप माने आधुनिक अधिनायक तंत्र के? एलन बॉल ने पहला सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र और दूसरा है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। अब हम सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र क्या है उसे समझते हैं। सर्वाधिकारवादी शासन मुख्य रूप से 20वीं सदी में आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आई। अधिकांश सर्वाधिकारी शासन आधुनिकीकरण तथा सुधार लाने के लिए कटिबद्ध क्रांतिकारी शासन है। इसमें एक दल जो वस्तुतः एक विचारधारा से अनुप्राणित होता है, सत्ता पर एकाधिकार रखता है। दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसी सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं मुख्य रूप से स्टालिन, जो रूस का जो स्टालिन था, जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी। यूरोप में जो पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में भी कुछ वर्ष पूर्व तक वस्तुतः इसी प्रकार की सर्वाधिकारवादी राज्य हुआ करते हैं। आप जानते हो कि साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में भी कुछ यही तत्व और यही व्यवस्था देखने को प्रतीत होती है। उसमें भी एक दल का शासन होता है, साम्यवादी दल का, और साम्यवादी दल का जो प्रमुख है वो संपूर्ण शासन व्यवस्था उसका केंद्रीकरण होता है और वो उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए उसको नियंत्रित करता है। इसलिए इसको हमने, जैसे पूर्व में मैंने बताया, सर्वाधिकारवादी राज्य या तंत्र कहते थे। ये भी एक प्रकार का अधिनायक तंत्र जैसा ही स्वरूप प्रतीत होता है। एलन बॉल के अनुसार सर्वाधिकार के भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। मुख्य रूप से सिद्धांततः व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से संबद्ध होती है। दूसरा, एक ही दल राजनीतिक तथा विधिक रूप से प्रभावी होता है। तीसरा, सैद्धांतिक रूप से ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। न्यायपालिका तथा जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। जनता के भाग लेने या जनता की स्वीकृति से शासन का वैधीकरण हो जाता है, लीगलाइजेशन हो जाता है। ये था सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। एक दूसरा अधिनायक तंत्र का स्वरूप इसमें जो आया था वो था स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में, थर्ड वर्ल्ड के अधिकांश देशों में, और आप जानते हो तृतीय विश्व के देश कौन से माने जाते हैं? वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। द्वितीय विश्व के बाद अधिकांश वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है और मूल रूप से ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हों, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप के देश हों, चाहे वो एशिया महाद्वीप के देश हों, ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उससे दक्षिणी गोलार्ध से कहते हैं। उसके दक्षिण में जो देश हैं वो 3 महाद्वीप आते हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया।
इन महाद्वीपों के देशों को, वो देश जो गरीब, पिछड़े हुए, जिनकी अर्थव्यवस्था विकास के दौर में है, उनको तृतीय विश्व देश कहा जाता है, तो या तीसरी दुनिया कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र हमें दिखाई देता है। स्वेच्छाचारी शासन अस्थायी शासन है जो औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के अभाव में प्रस्फुटित हो जाता है। स्वेच्छाचारी शासन तंत्रों के भी कुछ लक्षण हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है मुक्त राजनीतिक प्रतियोगिता, यानी राजनीतिक दल और चुनाव, इस पर महत्वपूर्ण पाबंदियां होती हैं, कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा। कम्युनिज्म या फासिज्म, साम्यवाद या फासीवाद जैसी प्रभावी विचारधारा का इसमें अभाव पाया जाता है। राजनीतिक अनुरूपता तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ताधारी बहुधा जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग पर अधिक जोर देते हैं। और चौथा है नागरिक स्वतंत्रताओं की अनुमति बहुत कम दी जाती है और जनसंपर्क के माध्यमों तथा न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। और पांचवा, अक्सर सेना ही आकस्मिक राज्य परिवर्तन या स्वतंत्रता के औपनिवेशिक युद्ध के फलस्वरूप सत्ता को हथिया लेती है। और छठवां है इसमें राजनीति पर एक गुट का एकाधिकार नियंत्रण रहता है। स्वेच्छाचारी शासनों के उदाहरण हैं जैसे युगांडा, आप देख लीजिए इन महाद्वीपों में युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया आदि देश आते हैं। किंतु स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों को तीसरी दुनिया का हमें पर्याय भी नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अधिनायक तंत्र का अर्थ, परिभाषा, उसका आशय क्या है समझ में आया होगा। साथ ही उसके जो प्रकार हैं उनका भी स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।